अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। पाकिस्तान को नाज़रीन जहां दहशतगर्दी का सामना है, वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी भी किसी से ढकी छुपी नहीं और इसका एतराफ मुल्की सतह पर नहीं बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अब किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारत का मनसब संभालने के बाद कांग्रेस के पहले तवील तरीन खिताब में काबुल धमाके में मुलव्विस दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप के बकौल उन्हें यह ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार गया है। इस दहशतगर्द की गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं। Tonight I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. स्पेशल थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सदर ट्रंप के मुताबिक 3.5 साल पहले दाइश ने 13 अमेरिकन को अफगानिस्तान में कत्ल किया। अफगानिस्तान में अमरीकियों को हलाक करने वाले दहशतगर्द को अब अमरीका लाया जा रहा है ताकि वो अमरीका में कानून का सामना कर सके। इस मौके पर अमरीकी सदर ने अफगानिस्तान से इनखला को इंतहाई शर्मनाक भी करार दिया। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइकल वॉल्ट्स ने नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार को फोन कॉल करके सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया, उनकी तारीफ की। यह पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान पहला आला सतह का राब्ता है। यूएस पाकिस्तान ताल्लुकात के एक्सपर्ट माइकल कूगलमैन ने एक्सपर्ट लिखा कि जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि नई अमेरिकन इंतजामिया पाकिस्तान पर में पाबंदियों और इमरान खान की रिहाई वगैरह के लिए पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से सख्त रवैया अख्तियार करेगी, शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी उनके लिए एक याद दहानी है कि अमेरिका को अब भी यकीन है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट कुछ महाजों पर अमेरिका के लिए मददगार साबित हो सकती है। बड़ी अहम उनकी यह स्टेटमेंट है। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने CIA की दी गई मालूमात की बुनियाद पर दाइश के कमांडर को गिरफ्तार किया, जो 2021 में अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के इनखला के मौके पर की गई भयानक दहशतगर्दी की साजिश में मुलव्विस था। और 2021 में काबुल एयरपोर्ट के जो एबी गेट था उस पर दहशतगर्दी के इस वाक़े में 13 अमरीकी फौजियों समेत 170 अफगान शहरी मारे गए थे। काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद शरीफुल्लाह उर्फ जाफर अफगान शहरी है, जिसे पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर के मुल्का इलाके से गिरफ्तार किया। और इस दहशतगर्द को गिरफ्तार करने के लिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फोर्सेस ने मुतादिद मुश्किल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। और ये जो शरीफुल्लाह दहशतगर्द शरीफुल्लाह था, उसकी गिरफ्तारी पाकिस्तान और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान इंटेलिजेंस और इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से ताउन का गमाज है। यहां आपको बताते चले कि 26 अगस्त 2021 को जब काबुल एयरपोर्ट पर यह हमला हुआ तो हम भी लाइव विद आदिल शाहजेब की रिकॉर्डिंग के लिए वहीं पर मौजूद थे में, और उस वक्त के मनाजिर हमने खुद आपके सामने पेश किए थे। ये सामने हामिद करजई इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो है, केओस है। आपने खुद एरियल फायरिंग की और उसकी आवाज़ सुन ली। काबुल के इमरजेंसी सर्जिकल सेंटर फॉर वॉर विक्टिम्स हॉस्पिटल से मैं हूँ आदिल शाहजेब। एयरपोर्ट पे 5 घंटे मैंने गुजारे और उन्हीं लोगों के साथ जो इस वक्त अंदर शदीद जख्मी हालत में पड़े हुए हैं या इस दारे फानी से वो कूच कर चुके हैं। शदीद जख्मी लोग हैं, एम्बुलेंसेज अभी तक आ रही हैं, लोगों को लाया जा रहा है। ये मेन हॉस्पिटल है और यहाँ पर है, और ये ज़्यादातर वो लोग थे जो कि अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए बाहर जाना चाहते थे। इधर तालिबान भी खड़े हुए हैं, सिक्योरिटी पर मामूर हैं और उनकी कोशिश ये है कि ज़्यादा यहाँ पर मीडिया जो है वो यहाँ से दूर रहे। आज के बाद काफी सारे जख्मियों को, तकरीबन 20 से 25 जख्मियों को मेरे सामने लाया जा चुका है। ये उन लोगों के रिश्तेदार हैं जो बैठे हुए हैं। ऐसी सूरत हाल है जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन में पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। एक्स पर जारी बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ट्रंप ने अफगानिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया। अफगानिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार और हिमायत को तस्लीम करने और सराहने पर हम सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं। गुज़श्ता रोज बनू कैंट पर होने वाले हमले को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाकर खुदकुश बमबारों समेत 16 दहशतगर्दों को हलाक किया। ISPR के मुताबिक
खवारिज जो खवारजी अनासर है उन्होंने बन्नू कंटोनमेंट की सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के मजमून अज़ाइम को नाकाम बनाया। हलाक दहशतगर्दों में 4 खुदकुश हमलावर भी शामिल थे। शदीद झड़प में 5 बहादुर जवान दुश्मन का मुकाबला करते हुए शहीद हुए, जबकि खुदकुश धमाकों से छावनी की दीवार का एक हिस्सा भी गिर गया। धमाकों और फायरिंग से करीब वाक़ एक मस्जिद और रिहायशी इमारत शदीद मुतासिर हुई। मस्जिद और इमारत के मुतासिर होने से 13 बेगुनाह शहरी भी शहीद हुए और 32 जख्मी हो गए। ISPR के बयान में कहा गया कि खुफिया इत्तलात से साबित हुआ है कि हमले में अफगान शहरी मुलविस थे। शवाहिद हैं कि हमले की मंसूबाबंदी और क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज ने की। पाकिस्तान तवक्को करता है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां निभाएगी। तवक्को है कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकेगी। पाकिस्तान सरहद पार से आने वाले खतरात पर जरूरी इकदामात करने का हक महफूज रखता है। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान की साबिक मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर मलिहा लोधी ने। डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ट्रंप का पहला कांग्रेस में खिताब और उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद पीटीआई के सपोर्टर्स ये उम्मीद कर रहे थे कि वो बानी पीटीआई के लिए कुछ कहेंगे, लेकिन आज उन्होंने पाकिस्तान की काउंटर इंटेलिजेंस में जो पाकिस्तान ने किया उनके लिए उनकी तारीफ की। काबुल बॉम्बिंग में जो कुछ हुआ उसके सस्पेक्ट को पाकिस्तान ने जिस तरह से पकड़ा, हैंड ओवर किया, कितनी सिग्निफिकेंट है इस स्टेटमेंट की? देखिए, ये शख्स जो हिरासत में लिया गया बॉर्डर रीजन से, पाकिस्तान ने इसको हिरासत में लिया और फिर कल इसको हैंड ओवर कर दिया, तो जाहिर है अमेरिका के लिए ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। और इससे इस बात की निशानदेही भी होती है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान काउंटर टेररिज्म में ताउन जो है वो जारी है और स्ट्रॉन्ग ही है। हालांकि सियासी लेवल पे हाई लेवल एंगेजमेंट काफ़ी अरसे से नहीं हुई दोनों मुल्कों के दरमियान, लेकिन मिलिट्री टू मिलिट्री टाइज और काउंटर टेररिज्म ये ताउन जो है ये जारी है। और इस ताउन की ही वजह से और नतीजे में ये डेवलपमेंट हुई है जिसका सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को शुक्रिया अदा किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दोनों ममालिक के लिए विन विन सिचुएशन ऐसे सिचुएशन में है कि हुकूमत पाकिस्तान तो उसको ऐसे सेलिब्रेट कर रही है। वज़ीर आज़म ने खुद ट्वीट किया कि काउंटर इंटेलिजेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप अपने ऑडियंस को ये दिखा रहे हैं, वो भी अपने कांग्रेस के पहले एड्रेस में, कि उन्होंने आते ही वो अचीव किया कि जो पहले कोई नहीं कर पाया। जी बिल्कुल। अदरवाइज वो ट्रंप कभी इस जॉइंट एड्रेस जो उसका होता है कांग्रेस को, उसमें इसका जिक्र ना करता अगर उसके लिए ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ना होता। और फिर आपने देखा कि कैसे इसको अपलॉज मिली जाहिर अपने सपोर्टर्स से जब उसने ये डिस्क्लोज किया कि इस बंदे को हम यानी कि ये हमारी तरफ ही इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू अमेरिका। तो उस हवाले से हाँ, उसने एक तरह से अपनी अचीवमेंट के तौर ही से पेश किया इसको। और पाकिस्तान के लिए कितनी सिग्निफिकेंट है इसकी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अपनी अचीवमेंट के तौर पर कांग्रेस में इसको सपोर्ट किया, और शुड वी एक्सपेक्ट अ बिट मोर कि दोनों रिलेशंस जो हैं दोनों ममालिक की मजीद कॉर्डियल हों? देखिए इसका जाहिर है एक मुस्बत इम्पैक्ट तो पड़ा है ताल्लुकात में, मगर फिर हमें इन ताल्लुकात को, जो बाहमी ताल्लुकात हैं, उनको कॉन्टेक्स्ट में भी रखना चाहिए जी। और वो आदिल कॉन्टेक्स्ट क्या है? वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि पिछले 3-4 साल से, जब से अमेरिका ने मिलिटरीली विड्रॉ किया अफगानिस्तान से, उसके बाद से पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो काफी लो पॉइंट पे चले गए और वही हैं, बल्कि चौराहे पे हैं पिछले चंद सालों से। तो अब देखना यह है कि आया एक इंसिडेंट से क्या ताल्लुकात पे इतना असर पड़ सकता है कि रीसेट जिसकी जरूरत है रिलेशनशिप में, क्या इससे रीसेट कोई हो सकता है आगे जाके? लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें ओवर रीड भी नहीं करना चाहिए। इसको उसी तरह से देखना चाहिए कि जी ये एक पॉजिटिव चीज है और इससे यही सामने चीज आती है कि पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म में ताबन करने को तैयार है, लेकिन इससे ये चीज भी अंडरलाइन होती है कि जिसको मैं अंग्रेजी में कहती हूँ एक रिलेशनशिप का बड़ा नैरो बैंडविड्थ है।
इसलिए कि यही है हमारी इस वक्त रिलेशनशिप एंकर्ड पे, सिक्योरिटी इश्यूज पे और काउंटर टेररिज्म पे। वाइडन नहीं है इसका बेस, जो कि पाकिस्तान चाहता है कि ताल्लुकात जो हैं वो वाइडन हो, ब्रॉडर हो, लेकिन अभी तक वो ऐसी कोई चीज नहीं हुई। लेकिन डॉक्टर साहब, विड्रॉल से पहले भी और उसके बाद भी पाक अमेरिका ताल्लुकात जो थे, अमेरिका उसको सिक्योरिटी के गॉगल से ही देखता था। मैं एक मिसाल उसकी ये दूंगा कि एक तकरीब है जिसमें दो अच्छे दोस्त तो मौजूद हैं, वो एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे, लेकिन अब ऐसा हो गया कि कम से कम हाय हेलो एक दूसरे को कर दिया गया है। देखिए, बढ़ सकती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वन शुड नॉट एग्जैजरेट द सिग्निफिकेंस। यस, एक इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर हुआ है, और वो भी देखें, सदर ट्रंप को सदर बने कोई 6 हफ्ते के करीब हुए हैं, और उन 6 हफ्तों में उन्होंने एक बहुत ही अहम स्पीच में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, और एक ऐसे शख्स ने कि जो नॉर्मली किसी का शुक्रिया अदा नहीं करता है, तो उस हवाले से आप कह सकते हैं कि यस, इट हैज क्रिएटेड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। लेकिन अगेन हमें देखना है कि आगे दोनों मुल्कों के दरमियान क्या कन्वर्जेंसेस हैं और क्या हैं इश्यूज जिस पे ताउन बढ़ सकता है बियॉन्ड सीटी, बियॉन्ड काउंटर टेररिज्म। अच्छा, बताइए, जिस तरह प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और प्रेसिडेंट ट्रंप का ओवल ऑफिस में इंटरेक्शन रहा, फिर उसके बाद यूके में जो कुछ हुआ, हमें यूरोपियन और अमेरिकन जो हैं दो मुख्तलिफ कैंप्स में नजर आ रहे हैं कोल्ड वॉर के बाद। अब अगर यूक्रेन का मामला हल हो जाता है, रशिया और चाइना एक दूसरे के करीब आते हैं, तो रशिया और चाइना के ताल्लुकात पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको कैसे देख सकते हैं? देखिए, अमेरिका और यूरोप के दरमियान जो खलीज एक पैदा हुई, आप कह सकते हैं यूक्रेन पे, जिस तरह से सदर ट्रंप ने रूस के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिया, जिसमें कि यूरोप को मशवरा भी नहीं किया, यूरोपियन मुल्कों का मशवरा भी नहीं किया, और ना ही ज़ेलेंस्की को उसका हिस्सा बनाया, यूक्रेन को उसका हिस्सा बनाया, तो जाहिर है इससे एक गल्फ तो क्रिएट हुआ है। और एक सवाल जो उठा है वो ये है कि आया अमेरिका अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप इज ही स्टिल इंटरेस्टेड इन कमिटिंग टू यूरोपियन सिक्योरिटी? और ये बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए कि अब तक सदर ट्रंप नेटो को क्रिटिसाइज करता रहा है, तनकीद का निशाना बनाता रहा है, और साथ साथ ये भी कहता रहा है कि यूरोपियन मुल्कों को अपने डिफेंस के लिए खुद डिफेंस एक्सपेंडिचर करनी चाहिए, पैसा खर्चना चाहिए, हम सारी उम्र उनको बैंक रोल नहीं कर सकते। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो जाहिर है बहुत सारी चीज़ें मेरा ख्याल है क्लियर होंगी, जबकि एक नेगोशिएशन शुरू होंगी यूक्रेन की जंग बंद करने के लिए। अगर तो ये जंग बंद होती है रूस की टर्म्स पे, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि फिर तो वाकई यूरोप और अमेरिका के दरमियान जो गल्फ है वो वाकई बहुत ही वाइड हो जाएगा। लेकिन अगर ये अमन का अगर कोई मुआहदा होता है जिसमें कि सिक्योरिटी गारंटीज अमेरिका देने को तैयार होता है यूक्रेन को और यूरोप को, फिर आप कह सकते हैं कि हाँ, ये एक टेम्पररी ब्लिप था इन रिलेशंस बिटवीन यूरोप एंड अमेरिका, लेकिन दे आर बैक टू वेयर दे वर। लेकिन फिलहाल मैं समझती हूँ कि ट्रांस अटलांटिक अलायंस जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है ट्रंप की प्रोनाउंसमेंट्स और उसकी पॉलिसी रिवर्सल से। हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है इस सारे इशू से, सो आई डोंट थिंक कि हमारी सेहत पे कोई असर पड़ेगा वन वे और दी अदर। जहाँ तक रूस और चीन का ताल्लुक है, मैं नहीं समझती कि अगर यूक्रेन में जंग बंदी होती है तो उससे चीन और रूस के ताल्लुकात में कोई कमी आएगी। मेरा ख्याल है वो जो है अपनी जगह पे रहेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि एक ग्लोबल लेवल पे आप ये कह सकेंगे कि जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स ज़रूर होंगी पूरी दुनिया में। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जियोपॉलिटिकल अपहीवल भी होगा, बिकॉज ये काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होगी कि अगर अमेरिका और रूस के दरमियान रापरोशमा हो जाता है। डॉलिया लोधी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, उसके बाद इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप का कांग्रेस से पहला खिताब और उसमें पाकिस्तान की तारीफ, लेकिन उसकी वजह काबुल बॉम्बिंग और फिर उसका सरगना मास्टरमाइंड, उसकी गिरफ्तारी, उसमें पाकिस्तान का किरदार। इस वक्त पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी की एक बड़ी वजह यह है कि वो उसी दिन जिस दिन काबुल बॉम्बिंग हुई थी
वो वहीं पर मौजूद थे और हमने आपको वो मनाजिर भी दिखाए जो हमने भी वहाँ से कवरेज की, फिर हॉस्पिटल जब गए। एजाज सैयद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। क्या वजह आपको नजर आ रही है कि काबुल बॉम्बिंग क्या इतनी इंपॉर्टेंट थी और इतना ब्लो अमेरिका को हुआ विड्रॉल के वक्त कि जब मास्टरमाइंड उनका हैंडओवर होता है तो वो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं? आदिल, बहुत शुक्रिया। आदिल, ये अमेरिका के लिए और खुद डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा अहम था। उसकी वजह यह है कि आपको याद हो, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपोजिशन में थे और उस वक्त के जो अमेरिकी सदर थे जो बाइडेन, उन पर बड़े रकीक हमले कर रहे थे। और जब ये एबे गेट का वाकया हुआ था तो इन्होंने इसके ऊपर बड़ी तनकीद की थी और इन्होंने कहा था कि ये उस वक्त की जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी नाकामी और फेलियर है, जिसकी वजह से यूएस के जो सोल्जर्स हैं वो मारे गए हैं। तो ये उनकी जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसके ऊपर था। इसीलिए आप देखिए कि जब इन्होंने इक़्तिदार संभाला है, नए जो CIA चीफ हैं वो आए हैं, तो नए CIA चीफ ने अपने ओहदा संभालने के अगले रोज ही पाकिस्तान से राब्ता किया और पाकिस्तानी जो काउंटर पार्ट है ISI के जो चीफ हैं जनरल आसिम मलिक, उनसे राब्ता करके उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें ये बंदा चाहिए, हमारे पास पूरी ठोस मालूमात है। तो ये उसकी इंपॉर्टेंस है उस सारे मामले की। अच्छा, एजाज साहब, दूसरा ये बताइएगा कि उस दिन वहां पर जो हुआ, थोड़ा सा बयान कीजिएगा। देखिए, वो तो 16 के करीब सोल्जर थे, लेकिन 170 और लोग वहां पे मारे गए। आपने, बल्कि मैं अब एक फुटेज देख रहा था, आज आपने उस पर वो रिलीज भी की सोशल मीडिया पर। एक कोहराम मचा हुआ था, हर तरफ अफरा तफरी थी और इतने लोगों का अचानक मारे जाना, तो ऑब्वियसली इसकी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी अहमियत है। जी बिल्कुल। उस वक्त आदिल माहौल ये था कि तालिबान आउटर लेयर जो था सिक्योरिटी का वो संभाले हुए थे काबुल एयरपोर्ट का, और काबुल के गली कूचों में जो इंतजामी अमूर थे वो तालिबान के पास आ चुके हुए थे। और तालिबान को आपको याद हो, उन दिनों खुद भी बड़ा खतरा था कि वो कहते थे कि दाइश हम पर हमला करती है, दाइश हमारी मुखालिफ है। और तालिबान को ये थ्रेट अमेरिकी हुकूमत ने भी दिया था। और उस वक्त के जो CIA चीफ हैं वो हम वहां पर मौजूद थे काबुल में ही, जब हमें इतला आई कि CIA के जो डायरेक्टर हैं वो काबुल में आए हैं और उन्होंने जो काबुल में मौजूद अफगान इंतजामिया थी उस वक्त जिसने अशरफ गनी हुकूमत जाने के बाद कंट्रोल संभाला था, उनसे मुलाकातें की थी। तो आपको याद हो कि उस वक्त अमेरिकी CIA के पास भी यही रिपोर्ट्स थी कि दाइश जो है वो अटैक करेगी, और तालिबान के पास रिपोर्टें भी एग्जैक्टली यही थी। और ये वाकया तो हुआ था 27 अगस्त को एयरपोर्ट के बाहर। आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि मैं उधर मौजूद था। आप भी, मेरी और आपकी उस रात होटल पे भी मुलाकात हुई थी और आपने मुझे बताया था कि आपने प्रोग्राम किया है वहां से। तो वहां पर जो सूरत हाल थी वाकई भगदड़ मची हुई थी, इसमें कोई डाउट नहीं। और वहां पे भी थ्रेट नंबर 1 यही थे, दाइश के लोग ही थे। और उसकी बड़ी वाज़ेह वजह थी कि अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर, अफगानिस्तान की हद तक तालिबान और अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग हो गई हुई थी, जबकि दाइश की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी। ये एक बुनियादी वजह थी। और फिर आपको याद हो वहां पे ड्रोन अटैक भी हुआ था, और जब वो ड्रोन अटैक हुआ था तो मैं ड्रोन अटैक वाली जगह पे भी गया था। वो एक सिविलियन पॉपुलेशन थी, थिकली पॉपुलेटेड एरिया था, जहां पर एक घर में अटैक किया गया था। और उस वक्त यही बताया गया था कि हमने दाइश का एक बंदा है उसको अटैक किया। तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उधर गया था और मैं पहला जर्नलिस्ट था जो वहां पर पहुंचा था। और उन दिनों मैं जियो के साथ तो काम कर ही रहा था, लेकिन मुझे जो CNN अमेरिकी इदारा, उसने भी अप्रोच किया था, तो मैंने वो खबर उधर भी दी थी। तो उसके ऊपर जब वो पता चला कि वहां पे सिविलियन मारे गए हैं, वो ड्रोन अटैक के नतीजे में, यानी कि उनका जो टारगेट है वो हिट हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन सिविलियन मारे गए, बच्चे भी मारे गए थे एक फैमिली के। तो फिर उस वक्त के जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है उन्होंने बाकायदा माफी मांगी थी कि उस सारे मामले में सिविलियन भी मारे गए, क्योंकि वो जो सिविलियन जिसके घर पे अटैक हुआ था वो बंदा अमेरिकन एम्बेसी में एक प्रोजेक्ट के साथ मुंसलिक था। एजाज सैयद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन ने जिस तरह सुना, एक बिल्कुल कोहराम का वक्त था, बल्कि हमने तो वहां से
5 प्रोग्राम काबुल से किए थे, 1-1 घंटे का पूरा, और वहाँ से प्रोग्राम करना ख़तरे से खाली नहीं था। खुसूसन एक ऐसे वक्त में जब काबुल एयरपोर्ट पर बॉम्बिंग हो रही थी, हम वहाँ पर मौजूद थे, फिर हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पर भी हालात ऐसे थे। लेकिन जिस तरह हमने एक्सक्लूसिव कवरेज उसकी की, तो आज इस वाक़े की सिग्निफिकेंट जो है वो तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से भी इस तरह से है कि कांग्रेस के पहले खिताब में डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना, लेकिन वो एक ऐसे वाक़े का जिसके हम शायद थे, तो वो हमने आपके सामने रखा। वक्त चाहता है एक ब्रेक का नाज़रीन, जिसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत ने 1 साल मुकम्मल होने पर गुज़श्ता रोज़ अपनी कारकर्दगी अवाम के सामने पेश की। हुकूमत ने गुज़श्ता 1 साल में सबसे ज़्यादा तवज्जो मईशत की बेहतरी पर मरकूज़ रखी और उसमें वो किसी हद तक कामयाब भी रही। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 1.5% पर आ चुकी है। एशियाई खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में 48% कमी रिकॉर्ड की गई। 1 साल में बरामदात में 10% इजाफा हुआ। कराची स्टॉक मार्केट ने 22 सालों में बेहतरीन मुनाफा कमाया। हुकूमत को शरह तरक्की यानी ग्रोथ जैसे अब चैलेंजेस का सामना है, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब अनएम्प्लॉयमेंट की शरह 22% है। 40% पाकिस्तानी जो हैं वो सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं। 40% बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। तो ऐसे में हुकूमत जो आगे जो चैलेंजेस हैं, 1 साल में तो बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन हुकूमत का आगे का प्लान क्या है, कैसे आगे बढ़ा जाएगा, तमाम मामला पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया नून लीग के रहनुमा और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना अफजल साहब ने। राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो बिग वेल डन। एक ऐसे वक्त में आपको गवर्नमेंट मिली, एक चैलेंजिंग टाइम था, उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी, तहरीक इंसाफ सड़कों पर थी, IMF के साथ मामलात अभी तय पाने थे, पाकिस्तान वाज एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट, लेकिन वो सब कुछ तो हो गया। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर भी इकरार करते हैं कि आगे जो चैलेंजेस हैं उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो अब ग्रोथ का है, शरह तरक्की का है, शरह नमू का है। तो इसको अब आप कैसे बढ़ाएंगे एक ऐसे वक्त में जब जो एक इंडिकेटर्स मैंने बताए वो काफी मतलब सीरियस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर 30% से 1.5% इन्फ्लेशन का रेट, काइबर के अंदर तकरीबन 10% रिडक्शन, आपके रिजर्व्स जो हैं फॉरेक्स रिजर्व 16 अरब के ऊपर पहुंचना, जिसका इंपोर्ट कवर अब 2 महीने से ज़ायद हो चुका है, और इसी तरह ओवरऑल आपकी क्रेडिट रेटिंग्स बेहतर होना, ये एक आसान सफ़र नहीं था। और अब जो चैलेंज है वो हमेशा की तरह जब स्टेबलाइजेशन अचीव हो जाती है, ग्रोथ का चैलेंज है। आपने दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह से नीचे लोगों में इजाफा हुआ है, और इसी तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, जितने लेबर फोर्स आती है हर साल मार्केट में, उस तादाद से या उससे ज़ायद एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना जो है वो बड़ा चैलेंज है। और ग्रोथ अचीव करना, जो कि हमेशा पाकिस्तान करता रहा है ग्रोथ अचीव, लेकिन वो एक कंजम्पशन लेड और इंपोर्ट बेस्ड ग्रोथ रही है। तो अब हमारा ये मौक़िफ़ है कि हमने वो उस बूम बस्ट साइकिल में दोबारा नहीं फंसना, और हमने सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना है। इसलिए हमें बहुत तेज़ी नहीं है ग्रोथ की तरफ बढ़ने के लिए कि हम जल्दी से ग्रोथ की तरफ जाएं और दोबारा उस बूम बस्ट साइकिल में जाएं। तो हमारा एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का जो प्लान है वही है, और उसको हम फॉलो करेंगे। उसके अंदर अव्वलीन तरजीह जो है वो IT सेक्टर को दी जा रही है, जिसके लिए हमारा प्लान है कि इस माली साल के अंदर 2 लाख से ज़ायद लोगों को हम ट्रेन करें, उन बच्चों को जो IT के ग्रेजुएट्स हैं उनको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस दिलवाएं, और उसके लिए NAFTAC और दीगर जो स्किल ट्रेनिंग है, IT है, वो स्किल ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहा है, और ये हर साल इसके अंदर इजाफा होगा। नंबर 1। नंबर 2, हम एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना चाहते हैं कि वो जो टेक्सटाइल के अलावा जो है उसके अंदर एक्सपोर्ट जो है वो बढ़े। इसके लिए जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट हम जिसकी कोशिश कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले तो पावर सेक्टर आता है, जिसके अंदर हम चाह रहे हैं कि जो पावर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स हैं, IPP से 104 जो मुआहदे हैं उनको तकरीबन 50% से ज़ायद मुआहदों को रीनिगोशिएट किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। उसका इम्पैक्ट हम आवाम को आहिस्ता आहिस्ता मिल रहा है, और बिजली की कीमतें नीचे आ रही हैं। उसके अलावा व्हीलिंग जैसा जो पॉलिसी है उसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं, और दीगर रिफॉर्म्स हैं पावर सेक्टर में विच आर ऑल इंक्लाइंड टू रिड्यूसिंग द एनर्जी कॉस्ट।
और उसके उड़ान पाकिस्तान के अंदर हमारा प्लान है कि जो इम्पोर्ट टैरिफ्स हैं जो तकरीबन 20% है पाकिस्तान के, जबकि ज़्यादातर ममालिक में ये 13-14% पे होते हैं, इनको 3 साल के अंदर हम लोगों ने इन इम्पोर्ट टैरिफ्स को 15% के ऊपर लेके आना है और इससे जो है एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट एक्सपोर्ट सेक्टर को जो है वो मिलेगा। तो ये दीगर रिफॉर्म एजेंडाज हैं जिसके ज़रिए हम समझते हैं कि हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे और इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हम करना चाह रहे हैं। FPR के अंदर रिफॉर्म्स हैं। अच्छा राज साहब, एक तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि हमारे लिए वे फॉरवर्ड अब सस्टेनेबल ग्रोथ भी है रादर देन कि ग्रोथ की एक बबल क्रिएट की जाए। लेकिन आपने जो IT सेक्टर की बात की, 2 लाख स्किल्ड एम्प्लॉयर्स की, तो ये तो हम मैन पावर की तरफ चले जाते हैं, गुड इनिशिएटिव और उसमें आपने टाइम लाइन भी दे दी। लेकिन दूसरी जानिब जो एक्सपोर्ट लेड की आप बात कर रहे हैं उसमें देखें हमने सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस रिड्यूस करना है, जिसमें सबसे पहले तो आपका कायबोर आता है जो कि ऑब्वियसली 12% पे आ गया, उसको सिंगल डिजिट में लाना पड़ेगा। दूसरा जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं उसमें भी आपने कहा कि पावर सेक्टर्स में रिफॉर्म्स भी आ रहे हैं, लेकिन क्या इसकी कोई टाइमलाइन है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान में बहुत सारे बिजनेस इसी वजह से बंद हो गए हैं कि बिजली आप अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा कायबोर जो था वो 24% पे चला गया था, तो शट डाउन काफी सारे बिजनेस और खुसूसन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में। तो इसकी कोई टाइमलाइन ऐसी है कि आप कह सकते हैं कि IPPs के साथ मुआहदे जो हैं वो उवैस लगारी साहब से भी हमारी काफी तफसीली बातचीत होती रहती है, लेकिन थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ेगा मेरे ख्याल में। देखिए बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। देखें जून जुलाई के अंदर जो बिजली के नर्क विद टैक्सेस थे वो 58 रुपीज पर यूनिट पे पहुंच गए थे इंडस्ट्री के। आज वो 40 रुपीज से 44 रुपीज के दरमियान होवर अराउंड कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखें कोशिश की जा रही है कि एक ऐसा पैकेज लाया जाए जिसमें 5-6 रुपए 7 रुपए का जो है एक फर्दर और डेंट पड़े, लेकिन वो टाइमलाइन पावर मिनिस्ट्री देगी। इस पे काम जारी है, इसके ऊपर मुख्तलिफ प्लान्स तैयार किए जा रहे हैं जो IMF से शेयर किए जा रहे हैं। देखते हैं कहाँ हमें सक्सेस होती है, लेकिन इस पे काम प्रोएक्टिवली, और ये तरजीह है प्राइम मिनिस्टर की कि हम इसको करें। तो काइबर जो है सिंगल डिजिट के अंदर हम तो समझते हैं स्पेस अवेलेबल है, और अभी तो 1.5% जो इन्फ्लेशन क्लॉक इन हुई है फरवरी के अंदर, तो जो MPC है हम उम्मीद करते हैं कि क्योंकि स्पेस अवेलेबल है तो इसको नीचे आना चाहिए और इस फाइनेंशियल ईयर में ही सिंगल डिजिट में काइबर आना चाहिए। इसमें सिर्फ जो एक जो चीज़ जो देखी जाती है वो ये कि अगर हम बहुत जल्दी इंटरेस्ट रेट को नीचे ले आएँ और बहुत जल्दी जो है वो डिमांड जो है वो पिक कर ले और एकदम से सर्कुलेशन बढ़ जाए, तो फिर हम उस जो है वो ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट के ज़िम्रे में दोबारा आ जाएंगे। तो हमें एक तरीके से ध्यान से चलना है। वी कैन नॉट स्पेंड मोर डॉलर्स देन वी आर अर्निंग, और हमने उस बैलेंस को बरकरार करते हुए ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। ये चैलेंज है, और इसके अंदर हम मुख्तलिफ जो एसोसिएशंस हैं, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, हम उनके साथ प्राइम मिनिस्टर खुद इंगेज करते हैं। उनके इश्यूज जो हैं उनको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसमें मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं, EFS की पॉलिसी है, उसके अंदर आपका टैक्स रेट के हवाले से उनसे डिस्कशन जारी है। अगले बजट में हम इन सारी चीज़ों को इंटेल करने की कोशिश कर रहे हैं, और कि एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड कर सकें एक्सपोर्टर्स को, ताकि वो अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। ठीक है रान साहब, आखिर में इस सब कुछ में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, आपको पता है सस्टेनेबल ग्रोथ हो, एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी हो, जो भी हो, आगे की तरफ बढ़ने में हमने देखा 1 साल में आपने बहुत सारी चीज़ें अचीव की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के होते हुए। अब वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि अब टाइम आ गया कि थोड़ा सा बाकी पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी एंगेज किया जाए? ये स्पेशली इकोनॉमी पे PTI बैठना चाहे या ना बैठना चाहे, पीपल्स पार्टी है, बाकी जमातें हैं, JUI हैं, तो उससे कम से कम ये होगा कि ये इंस्टेबिलिटी का जो खतरा अभी तक मंडला रहा है वो बिल्कुल तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। देखें, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बावजूद ये रिजल्ट्स अचीव हुए हैं, और इसके अंदर देखें हुकूमत का ये स्टांस है कि हुकूमत ने अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए। हुकूमत ने 31 जनवरी को इंतज़ार किया
कि जो लोग वॉकआउट कर गए थे मुज़ाकरात से वो दोबारा वापस आए, वो नहीं आए, तो कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर ने दावत दी कि हम हाउस में कमेटी बना देते हैं, पार्लियामेंट के अंदर हम मुज़ाकरात जारी रखते हैं ताकि कोई ना कोई मसाइल का हल निकले और मुल्क आगे बढ़े। तो हुकूमत की तरफ से कभी दरवाजे बंद नहीं हुए। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि जब एक इकोनॉमिक विजन आ जाता है और उस इकोनॉमिक विजन के तहत इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाती है, तो फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो उसके चांसेस कम होते जाते हैं, क्योंकि अवाम स्ट्रीट एजिटेशन का हिस्सा नहीं बनती, क्योंकि वो जानती है कि हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो हम समझते हैं कि वो जो दम था एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का स्ट्रीट पावर के जरिए, वो टूटता जा रहा है। और आप ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पीटीआई जो है उसके जो एहतजाजात हैं उसमें कोई अवामी कोई बहुत ज़्यादा आपको वो चीज़ें नहीं नज़र आ रही। हम इंगेज्ड हैं, हम पीटीआई के लिए भी दरवाजे खुले हैं, बाकी जो बड़ी जमातें हैं ऑपोजिशन में जिसमें JUIF है उनसे भी हम इंगेज्ड हैं। अभी चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने खुद उनकी तरफ चक्कर लगाया, उनसे बातचीत की। तो हुकूमत के दरवाजे नहीं बंद होंगे, हुकूमत, लेकिन अगर कोई जमात तुली हुई है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाने में, तो फिर उसके जो अज़ाइम हैं वो हम कामयाब नहीं होने देंगे। राना एहसान अफजल साहब, थैंक यू मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। ना पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में और ना ही चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में, ये एक हकीकत है। तकरीबन 3 दहाइयों बाद पाकिस्तान में खेले जाने वाले इंटरनेशनल इवेंट के सेमीफाइनल मुकम्मल हो चुके हैं। फाइनल के लिए इंडिया और न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई कर लिया है और गुज़श्ता रोज़ जो मैच हुआ सेमीफाइनल, उसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान जो मैच हुआ उसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, जिसके बाद इवेंट के फाइनल की मेज़बानी भी कज़ाफ़ी स्टेडियम से दुबई इंटरनेशनल मुंतकिल हो चुकी है, जहां दोनों टीमों के दरमियान अब 9 मार्च को इवेंट के फातेह का फैसला होगा। अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के शायकीन जो थे, एक जानिब टीम के जल्द बाहर होने पर मायूस तो थे और अब फाइनल भी मुल्क से बाहर हो गया है, लेकिन खुशी की बात यह है कि एक बड़ा इवेंट सक्सेसफुली तकरीबन आज कंक्लूड हो गया पाकिस्तान में। अताउर रहमान साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं है, साबिक टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान के फास्ट बॉलर भी थे। अताउर रहमान साहब, अब फाइनल में आपका क्या ख्याल है? न्यूजीलैंड ने तो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, लेकिन इंडिया जो है वो नाकाबिल शिकस्त रहा है और दुबई की जो कंडीशंस हैं वो इंडिया को सूट भी करती हैं। और बड़े बड़े इंटरनेशनल जो कमेंटेटर्स हैं उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि ये पूरी कंडीशंस और पिचेस जो हैं इंडिया के लिए ही बनाई गई हैं। लेकिन आपको ये जो टाकरा है संडे का, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखें, इंडिया और न्यूजीलैंड की टीमें बड़ी टीमें हैं, ठीक है, और इन्होंने जैसे परफॉर्म किया है, जैसे दिखाया है कि ये इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीमें हैं दोनों, तो टाकरा तो जबरदस्त होगा। न्यूजीलैंड की टीम भी आई थिंक अनबीटन है इस टूर्नामेंट में और इंडिया भी, तो मुकाबला तो कांटेदार होगा। और जो आप बात कर रहे हैं कंडीशन की, देखें कंडीशन जब आपने हाइब्रिड मॉडल इख्तियार किया था तो ये उनके हक में यही था कि वो दुबई में कहते, ये इनका होम ग्राउंड एक किस्म का हो गया। एडवांटेज तो उनको मिला है, लेकिन एडवांटेज भी तो हमने दिया ना, हम होस्टिंग कर रहे थे तो हमने उनको हम वो अपनी बात मनवा नहीं सके, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान आके नहीं खेले। अच्छा तो रहमान भाई, दूसरा देखिए इंडिया जो है उसमें विराट कोहली जैसे चेजर्स भी मौजूद हैं, लेकिन 4 उनके पास ऐसे स्पिनर्स हैं जो कि किसी भी टीम को उड़ा के रख सकते हैं। थोड़ा सा न्यूजीलैंड की टीम का हमें बताइएगा कि उसमें डार्क हॉर्स कौन हो सकता है जो कि इंडिया को गिरा के रख दे? अभी तक तो नाकाबिल शिकस्त रहा है इंडिया। देखिए मैच तो बैटिंग पे होगा ना, बैटिंग, लेकिन इंडिया को एज जो है वो स्पिनर का है, ठीक है। तो गोरे हमेशा स्पिनर पर स्ट्रगल करते हैं, तो एडवांटेज तो उनको मिला है। देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी देख ला, ऑस्ट्रेलियन भी स्पिनर के खिलाफ इतना अच्छा नहीं खेले, तो जिसकी वजह से इंडिया ने अपनी शुरू से तैयारी की हुई थी। उनको पता था कि हमारे मैच इधर दुबई में होने हैं, तो उन्होंने उस तरह की टीमें सिलेक्शन की है।
तो हमारी तरह नहीं की थी उन्होंने। हमारे पास तो स्पिनर भी नहीं था ऐसे, जिसकी वजह से हम पहले राउंड में बाहर हो गए। तो आई थिंक कि इंडिया का एक मुकम्मल टीम है। यानी आप एज जो है वो इंडिया को दे रहे हैं फिलहाल? बिल्कुल, लेकिन न्यूजीलैंड के पास तो बैटिंग तो है ना, लेकिन उनके पास विलियमसन है, रविंद्रा है, ठीक है, फिलिप है। तो इन्होंने ये इनके मेन बैट्समैन है, मिचेल है, डैरन मिचेल है। तो लेकिन मैं फिर भी ये स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग के। तो इंडिया ने अपना जो उनका मेन हथियार है ना, वो है स्पिन बॉलिंग। तो उस पे वो इनको फंसा लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया को भी ऐसे फंसाया उन्होंने। तो इस वजह से मैं इंडिया को एडवांटेज देता हूं। लेकिन टीम ओवरऑल टीम देखी जाए तो न्यूजीलैंड की टीम भी अनबीटन टीम है। ठीक, अच्छा तो रहमान भाई आखिर में बताइएगा कि हमने जो टीम सिलेक्शन अब की है, आप तो क्राइस्टचर्च और ऑकलैंड में खेल चुके हैं और मैंने वहां पे काफी कवरेज की है क्रिकेट की। वो जिस किस्म की पिचेस हैं, जो हमारी T20 और वनडे की सिलेक्शन है, क्या आप उससे मुतमईन हैं कि वो वहां पे परफॉर्म कर पाएंगे? देखें, हमने तो जिस तरह की सिलेक्शन है चैंपियन ट्रॉफी में की है, उसी तरह की हमने इधर भी ऐसे की है। हम दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में अब भी हुआ है। T20 में रिजवान कप्तान था, ठीक है, और वनडे का भी रिजवान ही था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब T20 में सलमान आगा को कर दिया। हालांकि सलमान आगा T20 में उसकी जगह नहीं बनती, तो हमने उसको कप्तान बना दिया। हम तो यही ब्लंडर चैंपियन ट्रॉफी में किए, यही अब करेंगे। तो अब मुझे नहीं लगता कि आप उस कंडीशन में जाके उनको ऐसे हरा सकेंगे। चलें, अताउर रहमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। खैबर हुकूमत ने पेशावर के तारीखी अरबाब न्याज स्टेडियम का नाम बिलाखिर तब्दील करने का ऐलान वापस लेने का फैसला कर लिया। 20 फरवरी को पुख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और काबीना ने पेशावर के तारीखी अरबाब न्याज स्टेडियम का नाम बानी PTI के नाम से मंसूब करने की मंजूरी दी थी, जिस पर KP के हर तबके फ़िक्र ने एहतजाज किया और बिलखुसूस क्रिकेट शायकीन ने इस फैसले पर सख्त नापसंदीदी का इजहार किया। जिसके बाद लाइव आदिल शाहजेब जो है KP के अवाम की हमने आवाज़ बनने की कोशिश की और सूबाई हुकूमत के इस फैसले को अवामी उमंगों के मुताबिक वापस लेने के लिए मुताद्दिद शोज किए, जिसमें गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, PTI के रहनुमा शौकत यूसुफजई, सीनियर सियासतदान गुलाम अहमद के अलावा वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने गुफ्तगू करते हुए इस फैसले की मजम्मत की और इसे वापस लेने का मुतालबा किया था। इन 3 दफा की हुकूमतों में उन्होंने पूरा एक स्टेडियम नहीं बना सके जो अपने चेयरमैन के नाम पे कर देते। इस हुकूमत ने गुज़िश्ता 11 बरस में खैबर पख्तूनख्वा में यही काम किया है, कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, तख्तियां बदली हैं, अपने नाम लगाए हैं। आखिर में इनको सिर्फ ये बात सूझी कि जी हम एक एग्जिस्टिंग जो क्रिकेट स्टेडियम है जिसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, उसका नाम बदलकर इमरान खान के नाम पर रख दे। मुझे तो यकीन है कि वो कह देंगे कि वापस करना है। इनके लिए शर्म की बात है कि इनको अपना स्टेडियम बना दे इमरान खान का नाम। इमरान खान जो भी है, इख्तिलाफ है आपने जो है एक उसका एक मकाम क्या है शायद पाकिस्तान की सियासत में, तो उसको कम से कम उसको तो जलील न करे ना। क्रिकेट में उसका एक नाम रहा है और इतना सियासत में नाम रहा है, वो अपनी जगह सियासत में, मगर उसमें अगर उसका नाम रहे तो उसकी नाम से कोई सिटी बनाते, स्पोर्ट्स सिटी, कोई स्टेडियम, कोई और चीज अपने दौर में बनाते एक मॉडल टाइप, फिर अगर नाम रख देते फिर कोई तनकीद करते न करते और बात। और नाज़रीन, इस सब कुछ के बाद हमने बानी PTI के वकील फैसल चौधरी से मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई, जिन्होंने इससे इत्तेफाक किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और ये मामला वो बानी PTI के साथ मुलाकात में ज़रूर डिस्कस करेंगे। और फिर गुज़श्ता रोज़ बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में कहा कि बानी को अरबाब न्याज स्टेडियम का तब्दील करने का जो नाम है वो पसंद नहीं आई और ये फैसला रिवर्स किया जाएगा। ने आते साथ ही सबसे पहली बात ये की, पेशावर में कोई स्टेडियम है जो इमरान खान के नाम पे रखा गया है, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा है कि मैं कभी ऐसी चीज ना कभी खुद की है और ना मैं पसंद करूंगा तो कोई मेरे साथ करे। बानी PTI के इस पैगाम के बाद सूबाई हुकूमत की जानिब से अरबाब न्याज स्टेडियम का तारीखी नाम तब्दील करने का ऐलान वापस लेने का फैसला कर लिया गया है।
वो कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत। आज के प्रोग्राम में आपके फीडबैक के नाज़रीन मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।